हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। आज हम यूपीएससी 2026 के प्रिपरेशन के लिए इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 7th करने जा रहे हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी टूल्स हैं सीआरआर, एसएलआर, इन सब को भी समझेंगे। इसके जो भी अदर क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उसको भी समझने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी नहीं होने वाला है, शॉर्ट होने वाला है, क्रिस्प होने वाला है। साथ में हम कुछ पीवाईक्यूज़ भी लगाएंगे इस टॉपिक्स पे। तो बने रहिए इस लेक्चर के लास्ट तक और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे अपडेट्स लेक्चर्स के वहाँ पे मिलते रहेंगे। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। इससे पहले वाले अगर आपने 6 लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए, तभी आपको मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट में हमने जो है वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? देखो दोस्तों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था आप सभी को कि जब आरबीआई को फैसला लेना होता है अपने देश के इन्फ्लेशन, जीडीपी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, तो वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए लेता है। सरकार को तो फिजिकल पॉलिसी के जरिए, जो फिजिकल पॉलिसी सरकार लेके आती है वो कौन से में लेके आती है? बजट के तौर पे लेके आती है, ईयरली, साल में एक बार लेके आती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई जो है बाई मंथली लेके आती है, ठीक है। हर एक दो महीने पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, जिसमें कि वो सीआरआर, एसएलआर, इन सब में के रेट में कुछ बदलाव करके रखती है, ठीक है। तो अब हम इन सब को डिटेल में समझते हैं। ये आप पिक्चर को ध्यान से एक बार समझिए, ठीक है। मान के चलिए आपने बैंक में 100 रुपये का डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एनडीटीएल कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहते हैं। क्या होता है ना, आप बैंक में जमा करवाते हो पैसा, वहीं पे हज़ारों लाखों लोग बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, निकालते हैं, सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चलता रहता है। तो बैंक क्या है, कुछ दिनों पे जो है ना वो सारा हिसाब लेके रखती है कि कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, कितना पैसा जो है लोन के तौर पे चला गया। तो ये सब का जब बैंक करके रखती है उसको क्या कहते हैं? एनडीटीएल कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी करके कहते हैं, ठीक है। तो आप इस टर्म को ध्यान रखिएगा। आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक। जब आपने 100 रुपये एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किए तो एक्सिस बैंक क्या करती है उस 100 रुपये का? एक्सिस बैंक को कुछ परसेंट सीआरआर के तौर पे आरबीआई में जमा करवा के रखना पड़ता है। कुछ परसेंट उस 100 रुपये का अपने पास एसएलआर के तौर पे जमा करवा के रखना पड़ता है। फिर जो पैसा कुछ बचता है उसमें से कुछ पैसा उसको पीएसएल के तौर पे लोन में देना पड़ता है। फिर एसडीएफ और रिजर्व रेपो रेट का भी पंगा होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है उसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, रिजर्व रेपो सब क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है। इन सबको बताऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि ये सारी चीज़ जो है सीआरआर, इन सब में ये 100 रुपये का पैसा जाता है, ठीक। अब मैंने बताया कि सीआरआर पे कुछ परसेंट जो पैसा है वो आरबीआई के पास उसको रखना पड़ता है इस 100 रुपये में, यूजुअली 3 से 4%। एसएलआर जो भी होता है वो बैंक को खुद के पास वो पैसा रखना पड़ता है, वो भी लिक्विड एसेट में, कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। इस पे जो है वो बैंक कुछ पैसा कमा सकता है। क्यों कमा सकता है? क्योंकि गोल्ड का रेट है वो जाएगा ऊपर तो इनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सीआरआर पे इनकी कमाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि आरबीआई ने पैसा तो ले लिया, इनसे जमा करवा लिया अपने पास, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट रेट उनको नहीं दिया। अब आप कहोगे फिर आरबीआई जमा ही क्यों करवाती है अपने पास ये पैसे? आरबीआई इस वजह से जमा करवाती है, अचानक से कुछ हो जाए, बैंक रन हो जाए, बैंक में कुछ फ्रॉड हो जाए, लूट के चला जाए कोई, तो कम से कम ये कुछ पैसा तो आरबीआई के पास जमा रहेगा ना, कि डिपॉजिटर पैसा मांगने के लिए आएंगे तो डिपॉजिटर को पैसा वापस किया जा सके, ठीक है। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कुछ पैसा बैंक को देना पड़ता है लोन में कुछ लोगों को। अब सरकार ये तय करती है, आरबीआई ये तय करती है कि ये जैसे किसान हो गए, गरीब लोग हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन लोग हो गए, इनको जो है ना, क्योंकि क्या होता है कि बैंक वगैरह ज़्यादातर अमीर बिजनेसमैन सबको ही लोन में पैसा देते हैं, गरीब लोगों को नहीं देते हैं। तो सरकार ये फिक्स कर देती है, भाई आरबीआई फिक्स कर देती है कि आपको कुछ परसेंट जो है पैसा वो इन लोगों को लोन में देना ही देना पड़ेगा। फिर जब बाद में इनके पास कुछ पैसा बच जाता है, अब ये किसी को भी लोन देने के लिए भी, मतलब लोन वाले भी नहीं आए पैसा मांगने के लिए, कोई भी नहीं आया, अब इनके पास पैसा भी बच गया, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ पैसा जो है ना वो आरबीआई के पास अपना जमा करवा देते हैं। लेकिन इस पैसे पे आरबीआई इनको इंटरेस्ट रेट देती है। इसको क्या कहते हैं? हम रिजर्व रेपो कहते हैं या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ करके कहते हैं, ठीक है। डिटेल में हम इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये शॉर्ट टर्म में पूरा मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से समझा दिया है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि आरबीआई तय करता है कि कितना सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीज़ें होना चाहिए। मैंने जब आपको मनी सप्लाई वाला समझाया था, जिसमें M0, M1, M2, M3, 4 समझाया था, मैंने बताया था कि डाटा चाहिए होता है, कोई भी चीज़ का फैसला लेने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ कितना रहना है उसके लिए जो डाटा है वो कहाँ से आता है? मनी सप्लाई से आता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है।
तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि अपनी सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है वो डिज़ाइन करती है, यानी कि आरबीआई डिज़ाइन करती है, ताकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जा सके। इसका जो असर होता है ना वो पूरे देश पे होता है। ये क्या नाम से देखो मैक्रो है, ठीक है, पूरे देश पे पड़ता है। इन्फ्लेशन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, हर चीज़ पे जो है इसका आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महंगाई सब में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, जॉब इन्फ्लेशन में, सोशल जस्टिस इकोनॉमी में मेंटेन रहे उसके लिए। ठीक है, उसी में से एक थे मिल्टन फ्राइडमैन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रिसर्चर्स थे। इन्होंने कहा था मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर इन्होंने ही करवाया था, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में इस वजह से। ठीक है, एक थे फिलिप जो थे वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक अपना एक समझो थीसिस लिखा था, उन्होंने जानकारी दी थी एक कर्व जिनके नाम से बना फिलिप कर्व। उन्होंने कहा था कि जब महंगाई बढ़ती है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, और इसका वाइस वर्सा, जब महंगाई कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। आप ऐसा कैसे, महंगाई बढ़ी ठीक है देश में, तब तो यार इससे तो लोगों की नौकरी चली जाएगी और तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे भी कम हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना आप, महंगाई जब बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जब यहाँ पे, लेकिन क्या लिखा गया, कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ऐसा नहीं। आपको नॉर्मली लगता होगा कि महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने प्याज जो है वो 10 रुपये किलो मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई, प्याज की कीमत हो गई 15 रुपये किलो, यानी कि प्याज का जो किसान है उसको अच्छा कमाई होगा तो वो क्या करेगा, अगली बार ज़्यादा प्याज उगाएगा। ज़्यादा प्याज उगाने के लिए उसको क्या चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे। मजदूर चाहिए होंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। समझ रहे हो, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ने से ये फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कि आदमी पैसा ही ना दे पाए तो सीधी सी बात है फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मैंने हालांकि पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ था, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। एसेट और लायबिलिटी क्या होता है इंडिविजुअल के लिए, बैंक के लिए, आरबीआई के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। देखो, इंडिविजुअल के लिए यानी हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए एसेट क्या होता है, डिपॉजिट। आप जो बैंक में डिपॉजिट करवाते हो अपना पैसा, वो आपके लिए एसेट है। क्यों, क्योंकि आप जब चाहे वो पैसा वापस ले सकते हो बैंक से। ठीक है, आपके लिए लायबिलिटी क्या है, आपके लिए लायबिलिटी ये है जो आपने बैंक से लोन ले रखा है, किसी से उधारी पे पैसा ले रखा है, वो आपको जमा करवाना है। ठीक है, वो आपको वापस देना है, तो आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटी। जो पैसा आपको देना है वो आपके लिए लायबिलिटी है, जहाँ से पैसा आपका आ रहा है वो आपके लिए एसेट हो गया। ठीक है, बैंक के लिए एसेट क्या हो गया, बैंक ने जो लोन लोगों को दे रखा है, क्योंकि जो लोन बैंक ने दे रखा है उनको तो वो पैसा वापस मिलेगा ना, तो बैंक के लिए लोन जो है वो क्या है, एसेट हो जाता है, और हमारे लिए लोन क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। बैंक के लिए सीआरआर एसएलआर जो भी जमा करवा के रखा होता है उसने आरबीआई के पास, खुद के पास, वो उसको वापस मिलना होता है, इस वजह से बैंक के लिए एसेट होता है। आरबीआई के लिए एसेट क्या होता है, आरबीआई ने जो लोन दिया बैंकों को वो एसेट होता है। आरबीआई के लिए रेपो रेट एसेट होता है। रेपो रेट क्या होता है ये भी हम समझेंगे आगे। लायबिलिटी क्या होती है बैंक के लिए, बैंक के लिए लायबिलिटी होती है आपने जो बैंक में डिपॉजिट करवाया पैसा, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि आप जब चाहे तब अपना पैसा वापस ले सकते हो। ठीक है ना, ये आरबीआई के लिए, बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। वहीं पे सीआरआर डिपॉजिट जो बैंक से लिया गया होता है आरबीआई ने, वो सब आरबीआई के लिए लायबिलिटी है। क्यों, जब चाहे तब बैंक उसको वापस ले सकती है। समझ में आया आप सभी को, ये चीज़ आपको याद कर लेना है, किसके लिए कौन सा चीज़ एसेट है, किसके लिए नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आता है। ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 2 से 6% के बीच में महंगाई, आरबीआई को ये टारगेट मिला है कि आपको इतने बीच में महंगाई रखनी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो 6 मेंबर की जो स्टैचुरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ठीक है, अब हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 चीज़ होती है, एक तो क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव टूल को नहीं पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव टूल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं क्वांटिटेटिव टूल होता क्या है। क्वांटिटेटिव टूल जो होता है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टूल होता है जो कि अफेक्ट करता है इंटायर इकोनॉमी को। ठीक है, पूरे इंटायर इकोनॉमी को, सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर को ही अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है वो सिर्फ पर्टिकुलर किसी सेक्टर को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटायर इकोनॉमी इफेक्ट होगी क्वांटिटेटिव टूल से। क्वांटिटेटिव टूल्स होते कौन कौन से हैं, सीआरआर एसएलआर, ये क्या हो गए, क्वांटिटेटिव टूल के हिस्से हो गए। ठीक है, इस सीआरआर एसएलआर को कलेक्टिवली हम मिलाएं तो इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल रिजर्व रेशो करके कहेंगे। ठीक है, अब सीआरआर होता क्या है, सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो बैंक को जो है
कुछ हिस्सा, जैसे मैंने बताया 3 से 4% लगभग जो है वो डिपॉजिट करके रखना पड़ता है किसके पास, आरबीआई के पास, और आरबीआई उस पर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करता है। इंटरेस्ट नहीं पे करता है तो बैंक को इसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है। और सीआरआर कितना होगा वो फिक्स कौन करेगा, आरबीआई फिक्स करेगा। आरबीआई जो कितना भी सीआरआर फिक्स कर सकता है, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। लेकिन हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि सीआरआर 100% तो आरबीआई नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शनल इकोनॉमी में 100% सीआरआर जो है वो मतलब नहीं चलेगा ना, क्योंकि फिर बैंक किसी को लोन ही नहीं दे पाएगा। और बैंक, हर एक बैंक को सीआरआर रखना पड़ता है, लेकिन कुछ बैंकों को लिए आरबीआई प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ अदर लिमिट ना, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इनके बारे में हम अगले पिलर में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके लिए आरबीआई जो है अलग से सीआरआर डिस्क्राइब कर सकता है कि आप इतना करो। ठीक है, अब समझते हैं एसएलआर क्या होता है। एसएलआर होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो करके उसको कहते हैं हम। ये जो होता है, बैंक को खुद अपने पास कुछ पैसा रखने पड़ता है, खुद वो पैसा जो रखेगा उस आपने जो डिपॉजिट करा है उसमें से वो लिक्विड एसेट के तौर पे रखता है आरबीआई। लिक्विड एसेट क्या होता है, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश खुद हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, इन सब के तौर पे आरबीआई बैंक अपने पास रखती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये रखेगी तो बैंक को कुछ इस पर फायदा भी होता है, कुछ प्रॉफिट इसमें इन्वॉल्व होता है इंटरेस्ट के तौर पर। ठीक है, प्रेजेंटली अभी बात करें तो एसएलआर 18% चल रहा है, यानी उनको हर एक 100 रुपये पे समझो 18 रुपये उनको जमा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एसएलआर को 40% से ज़्यादा नहीं कर सकती है बैंक, ये ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये कानूनी रूप से लीगली ऐसा कहा गया कि एसएलआर 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आरबीआई को ऐसा बताया गया है कि एसएलआर को मत करवाना इससे ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा हर एक बैंक को एसएलआर भी रखना पड़ता है सीआरआर की तरह, और ये भी कि एसएलआर भी हर एक बैंकों के लिए आरबीआई अलग से प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ बैंकों के लिए। ठीक है, अब एनटीडीएल, ओटीडीएल, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, अपने काम की चीज़ नहीं है। देखो, सीआरआर और एसएलआर जो है वो काउंट किए जाते हैं फोर्टनाइटली बेसिस पे। जो एनटीडीएल का मैंने बताया ना, जो बैंक वगैरह जो दो तीन दिन पे कुछ अपना देखती है, हिसाब करती है, उस हिसाब से सीआरआर और एसएलआर जो है काउंट किया जाता है। ठीक है, उनको बताया जाता है। अब हम बात करें, बैंक को पेनल्टी देना पड़ता है आरबीआई को अगर उन्होंने सीआरआर एसएलआर को मेंटेन नहीं किया है तो। अब वो जो पेनल्टी का रेट होता है वो बैंक रेट के साथ होता है, यानी कि समझो रेपो रेट के हिसाब से होता है। रेपो रेट क्या होता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, सीआरआर एसएलआर को मतलब स्मूथ रखने के लिए जो है वो दो फंक्शन है, प्राइमरी दो फंक्शन है। कौन कौन सा, सीआरआर जो है वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में असिस्ट करता है। कि मनी मल्टीप्लायर, हम जब मनी सप्लाई की बात की थी कि सीआरआर को अगर आप इंक्रीज़ कर दोगे तो जो मनी सप्लाई है क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक उतना पैसा जमा करके रखेगी, लोन देने के लिए पैसा उसके पास कम हो जाएगा। उसके अलावा ये बफर और प्रोटेक्शन भी जमा करवाता है, बैंक रन या कुछ लूटपाट हो जाए बैंक में उसके तौर पर। ठीक है, लेकिन आरबीआई की बात की है, आरबीआई जो है ना वो इन सब पे सीआरआर एसएलआर पे इतना रिलाई नहीं करता है, बल्कि रेपो रेट पे ज़्यादा रिलाई करता है इन्फ्लेशन सबसे लड़ने के लिए। रेपो रेट क्या होता है हम बात करेंगे किस पे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अब समझते हैं इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। आपको ये भी बहुत गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए, याद होना चाहिए आपके पास। ठीक है, देखो, अगर तो बैंक को लोनेबल फंड चाहिए, ठीक है, लोनेबल फंड ज़्यादा बैंक पास हो गया, ठीक है, मतलब जो लोन देने वाला फंड हो गया बैंक के पास ज़्यादा आ गया, तो बैंक सीधी सी बात है क्या करेगा, इंटरेस्ट कम कर देगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले पाएँ ना, बैंक के पास ज़्यादा पैसा है लोन देने के लिए, तो इंटरेस्ट कम कर देगा। इससे क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। जब जैसे लोगों के हाथ में पैसा आ गया तो सीधी सी बात आपको भी पता है, दाम तुरंत बढ़ जाएगा हर एक चीज़ की, क्योंकि आप 2 रुपये दोगे तो कोई और उसके बदले 4 रुपये देने को तैयार होगा। क्यों, क्योंकि उसका हाथ में पैसा होगा। समझ में आ रहा है आपको, इन्फ्लेशन उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तब आरबीआई क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। सीआरआर और एसएलआर बढ़ने से क्या होता है, जो लोनेबल फंड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लोनेबल फंड कम हो गया तो शॉपिंग कम करेंगे लोग, तो महंगाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ये कंसेप्ट पूरा ध्यान में रखना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करता है। आप खुद सोचो, मैंने इतनी बात की कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो ये होगा ये होगा। इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, सीपीआई के जरिए। ठीक है, ये मंथली रिलीज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा। ठीक है, इसमें 2012 को बेस ईयर लिया जाता है पूरे देश भर में, कि 2012 में किसी सामान का रेट क्या था और 2025 में क्या है, उस हिसाब से उसको कंपेयर किया जाता है। फिर देखा जाता है कि इन्फ्लेशन कितना पड़ा है। ये रहा उसका कुछ फॉर्मूला, आप समझ लो कि मान के चलो 2023 के दिसंबर में जो है किसी आइटम का रेट 137 था, 2024 में 140 हो गया, तो 140 माइनस 137 में 137 परसेंटेज निकाल दोगे तो आप 2.18% इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने टारगेट कितना दे रखा है, 2 से 6% का मैंने बताया था आपको टारगेट दे रखा है इन्फ्लेशन रखने के लिए। ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन 2% से कम हो जाए, मैंने बताया था इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा भाई, किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा, मान के चलो प्याज का दाम पहले 60 रुपये था,
और इस समय अब इन्फ्लेशन गिरने के बाद प्याज का दाम कितना हो गया, मान के चलो सीधे के 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो होने से क्या होगा, फार्मर को नुकसान हो जाएगा। फार्मर को नुकसान हो जाएगा तो फार्मर क्या करेगा, प्याज की खेती करना बंद कर देगा, कम कर देगा। उससे जो लेबर को हायर कर रहा था वो भी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। आपको याद आया फिलिप जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम समझते क्या हैं, ये सब अपना हो गया। कोविड के टाइम पे आप देखोगे बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को CRR SLR सब पे थोड़ी छूट दी गई थी। फिर जैसे ही इन्फ्लेशन को मतलब लड़ना होता है तो CRR SLR को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है। अब हम समझते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसको कहते हैं। देखो आपको बैंक ने कितना डिपॉजिट दिया ना, मतलब इंटरेस्ट दिया जब आपने डिपॉजिट किया, तो ऊपर से बैंक ने जो है अगर आपने लोन लिया तो आपको कितने रुपए इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दिया। इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना 5% से कम ही होना चाहिए, ठीक है। 5% से ज़्यादा होगा तो ये अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा ये फिक्स किया गया है, RBI ने कहा गया है कि भाई आपका जो लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है उसको हम क्या कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, NIM कहते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो ये कितना होना चाहिए, 5% से, तो आप इसको कम ही रखो, ये अच्छा है। क्योंकि बैंक क्या है, फ़ायदे के लिए कुछ भी कर देगी कि आपको इंटरेस्ट रेट मान के चलो 2% देगी, लेकिन जब आप लोन के लिए मतलब जाओगे तो आपको पता चले 12% का इंटरेस्ट चार्ज करे। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10% होगी। 10% की कमाई किसकी हो गई, बैंक वालों की हो गई। तो RBI ने कहा भाई इतना मत कमाओ, 5% कमाओ, तभी ज़्यादा जाके सही काम करोगे, ठीक है ना। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन था, ठीक है। अब सबसे लिक्विडिटी ओवरहैंग किसको कहते हैं। लिक्विडिटी ओवरहैंग का सिंपल सा जैसे नाम से पता चल रहा है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाना, मनी सप्लाई आ जाना। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब 2000 का नोट विड्रॉल किया गया था तो उस समय क्या होता, बहुत सारे लोगों ने बैंकों में जाके पैसा जमा करवा दिया, लेकिन उसके बदले पैसा लिया नहीं, मतलब दूसरा एक्सचेंज नहीं करवाया। तो बैंकों में क्या हुआ, एकदम से मनी जो है ना बढ़ गया, मनी बढ़ गया तो लोन का जो लोनेबल अमाउंट है वो क्या हो गया, वो भी इंक्रीज़ हो गया। लोन इंक्रीज़ हो गया तो लोगों के हाथ में क्या हो गया, मनी जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए RBI ने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया CRR पे। उन्होंने ये कहा कि भाई इस बीच में कोई भी एक्स्ट्रा जो पैसा आया है, मतलब इस महीने में जब 2000 का नोट जो लोग जमा करवाते बैंक में, तो RBI ने कहा कि आपको क्या है 10% का एक्स्ट्रा CRR देना पड़ेगा। तो सोचो अब उस डिपॉजिट पे 10% का एक्स्ट्रा CRR जब ले लेगी RBI तो उनके पास लोन देने वाला जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, लोगों के पास मनी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम ही रहेगा, ठीक है। लिक्विडिटी ओवरहैंग की जो है प्रॉब्लम ना हो। उस समय आपको पता है लगभग 1 ट्रिलियन रुपीज़ वर्थ ऑफ मनी जो है वो ICRR में आ गया था पैसा। सोचो इतने लोगों ने उस समय पैसा जमा करवाया था, समझ रहे हो आप। ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम समझते हैं CRR। देखो ये अपना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई AISO क्या होता है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड ऑप्शन मैनेजिंग CRR, बैंक को जो है वो फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 15 दिन के अंदर जो है उनको वो कैलकुलेट करके रखना पड़ता है, ठीक है। 15 दिनों के अंदर में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था ना, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़ा उन्हीं पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हो सके तो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कैश रिजर्व रेशो किसको रेफर करते हैं। 2020 में CDS में पूछा गया था, कितना आसान क्वेश्चन है। कैश रिजर्व रेशो किसको कहते हैं, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जो NTDL का हमने पढ़ा था उसका जो कुछ शेयर होता है, दैट बैंक होल्ड एज अ लिक्विड एसेट, बैंक खुद के पास रखता है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। हमने बताया था क्या था कि बैंक RBI के पास रखता है वो पैसा। द शेयर ऑफ NTDL दैट बैंक हैव टू होल्ड एज अ बैलेंस विद RBI, सेकंड ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट है, ठीक है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज अ पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व, खुद के पास तो नहीं रखना है, ठीक है। द रेशो ऑफ कैश होल्डिंग टू रिजर्व बैंक और रिजर्व ऑफ बैंक्स, ये भी देख लो अपने को खुद के पास रखना है, ठीक है। द शेयर ऑफ NTDL दैट जो RBI के पास रखना है, ठीक है, जो RBI के पास रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। CRR क्या है, जो बैंक को RBI के पास रखना है। SLR क्या है, जो बैंक को खुद के पास रखना है, इटसेल्फ समझो आप कह सकते हो इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SLR पे क्वेश्चन है, CDS 2011 में पूछा गया। वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए आप सभी। SLR को मीट करने के लिए कमर्शियल बैंक को जो है कैश में पैसा रखना पड़ता है, क्या सही बात है, गलत बात है। SLR इज मेंटेन बाय द बैंक्स विद देमसेल्फ। SLR रेस्ट्रिक्ट द बैंक लेवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। SLR को मीट करने के लिए कमर्शियल बैंक जो हैं वो सिर्फ कैश में ही पैसा रखती है, नहीं मैंने बताया था ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, इन सब में भी पैसा रख सकती है, बस वो पैसा लिक्विड में होना चाहिए।
SLR जो मेंटेन किया जाता है बैंक विद देमसेल्फ, अभी हमने बताया कि SLR खुद के पास जो है वो रखा जाता है, ठीक है, सही स्टेटमेंट हो गया। SLR रेस्ट्रिक्ट करता है बैंक की लीवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, सही बात है। SLR क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है बैंक को, भाई इससे ज़्यादा तुम पैसा जो है इकोनॉमी में मत डालो, समझ में आ गया आपको। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सी वाला आंसर करेक्ट है, जिसका सही बहुत बहुत आपको बधाई। अगला 2015 के क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका क्या आंसर होगा देखिए। व्हेन RBI रिड्यूस SLR बाय 50 बेसिस पॉइंट, मतलब समझो जो मान के चलो 4.5 था तो 4 हो गया है, समझो ना। 50 बेसिस पॉइंट जब रिड्यूस किया तो क्या होगा, SLR को कम करने से क्या होगा, सारा कंसेप्ट पहले से याद कर लो, पहले कंसेप्ट ही समझ लेते हैं। SLR क्या हो गया, कम हो गया। SLR क्या हो गया, कम हो गया। SLR कम होने से क्या हो गया, जो बैंक के पास मनी था, बैंक मनी जो था वो इंक्रीज़ हो गया ना, क्योंकि अब वो कम फ्रीज करेंगे, बैंक मनी इंक्रीज़ हो गया तो लोनेबल अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इससे क्या हो गया, जो मनी का जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गया। इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। समझ रहे हो, ये कंसेप्ट हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया की GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो जाएगी ड्रास्टिकली सीधे इंक्रीज़ हो जाएगी? नहीं भाई, कोई चीज़ ड्रास्टिकली नहीं, तब तो सीधी सी बात है, तो RBI हरदम ये कम कर रखता है अपनी, सीधे 4 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाती है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा कैपिटल लेके आएंगे अपनी इकोनॉमी में, ये बात भी गलत है भाई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर समझो आप इतना अभी के लिए कि विदेश में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने देश में निवेश करेंगे, तो ज़्यादा पैसा लेके आएंगे अपने देश में। अगर SLR कम हो गया तो नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो अपना लैंडिंग रेट कम कर देंगी। अभी के लिए आप इतना समझो, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वही आपकी हमारी बैंक SBI वगैरह ये सब हो गई आपकी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आती है, और नॉन स्केड्यूल्ड भी होती है, उनको हम डिटेल में आगे के पिलर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपना लैंडिंग रेट यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देंगी ना, मतलब आपको देने के लिए। सीधी सी बात है, जब मनी ज़्यादा आ जाएगा, अभी हमने देखा मनी ज़्यादा आ गया उनके पास लोन देने के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगी, यानी कि स्टेटमेंट क्या है अपना सही है। इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। ड्रास्टिकली रिड्यूस, भाई देखो कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना ऐसा कुछ कि ड्रास्टिकली ऐसा हो जाएगा, तुरंत ये हो जाएगा, तुरंत वो, मतलब ज़्यादातर गलती होने का उम्मीद है। क्यों एकदम से लिक्विडिटी अपने बैंकिंग सिस्टम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी? नहीं, वैसे भी लिक्विडिटी क्या हो जाती, थोड़ा सा यहाँ पे अपने बैंकिंग सिस्टम में बढ़ जाता, लेकिन ड्रास्टिकली तो नहीं, समझ रहे हो आप। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 2023 में CAPF में पूछा गया था, ध्यान से देखना। इफ़ द CRR इज़ लोवर्ड बाय द RBI, CRR को कम कर दिया गया, ठीक है, तो जो सप्लाई है मनी का इकोनॉमी में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, रिमेन अनचेंज्ड, एम्बिगुअस इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा? देखो फिर से कंसेप्ट पे आओ। CRR को कम कर दिया गया, सेम जैसे SLR को कम कर दिया गया था वैसे ही CRR को जब कम कर दिया गया तो क्या हो जाएगा भाई, CRR को कम करने के बाद बैंक के पास जो लोनेबल अमाउंट है, लोनेबल मनी है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, लोनेबल मनी हो जाएगा इंक्रीज़। तो जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अपना कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, सी वाला, इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को? ये कंसेप्ट वाला वीडियो है गाइस, इसको हो सके तो 2 बार देख लीजिए, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने इस पर क्वेश्चंस भी देखे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट। इस रेशो क्या कहते हैं, उनके हाथ में जो कैश है, मतलब कैश इन हैंड मतलब सिर्फ हाथ में नहीं, बैंक के पास जो कैश है और उनका जो टोटल एसेट है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसका रेशो अपने पास में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट। टोटल एसेट का कुछ परसेंट उनके अपने पास में रखना पड़ता है। अपने पास कौन CRR रखते हैं भाई, CRR तो RBI के पास रखते हैं ना। CBR तो आपने पढ़ा ही नहीं क्या होता है, SBR आपने पढ़ा ही नहीं क्या होता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हो जाएगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR इसका आंसर हो जाएगा, जो अपने पास रखना पड़ता है, कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, ठीक है ना। कुछ इसका रेशो अपने पास बैंक को रखना पड़ता है, जिसका एक करेक्ट आंसर है। बहुत बहुत बधाई। ये तो सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया था कि CRR जो कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज़ ये क्वेश्चन अगर जिनका मतलब टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि 5 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स मिले हैं सॉल्व करने के बाद में, ठीक है ना। अब क्वांटिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें हम रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए बस इतना ही आज के लिए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।